हेलो स्टूडेंट्स, मैंने आपका रिटेल मैनेजमेंट का एक चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था 11th एफडीआई इन रिटेल। मैंने आपको बता दिया है कि फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होती है कि जब फ़ॉरेन की कंपनी अपनी स्किल्स, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर को एक होस्ट कंपनी के लिए देती है, वहाँ होस्ट कंपनी के लिए पैसा लगाती है, तो उसे एफडीआई कहा जाता है। इसमें दो तरह के ब्रांड्स होते हैं, एक तो सिंगल ब्रांड रिटेल होता है और एक मल्टी ब्रांड रिटेल क्या होता है। सिंगल ब्रांड रिटेल क्या होता है, पहले हम उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। सिंगल ब्रांड रिटेल एक ऐसा रिटेल है जिसमें फ़ॉरेन की कंपनी इंटरनेशनली अपने गुड्स को एक सिंगल ब्रांड के साथ काम करती है। इसमें जितने भी रिटेल स्टोर होते हैं वो अपना पैसा एक सिंगल ब्रांड पर लगाते हैं, लाइक सोनी, नोकिया, एलजी, एडिडास और नाइक। यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है कि सेक्टर तो सिंगल ब्रांड है, लेकिन इनकी इक्विटी 100% रहेगी। मतलब जो फ़ॉरेन की कंपनी है वो 100% पैसा अपना होस्ट कंट्री के लिए लगा सकती है। इसमें ऑटोमेटिक रूट अप टू 49% है। ऑटोमेटिक में होता है जिसमें आपको गवर्नमेंट से परमिशन नहीं लेनी होती। गवर्नमेंट रूट बियॉन्ड का मतलब होता है कि अबव 49 जितने भी काम आप करोगे उसके लिए आपको गवर्नमेंट से प्रॉपर तरीके से प्रोसीजर फॉलो करके गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। यहाँ पर जो बेसिक एम होता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट का, एक सिंगल ब्रांड को अट्रैक्ट करना होता है ताकि प्रॉपर तरीके से प्रोडक्शन, मार्केटिंग की जा सके और जितनी भी अच्छी फैसिलिटीज़ है वो हम अपने गुड्स कस्टमर को दे पाएँ। अब आता है कंडीशन फॉर एफडीआई। क्या क्या कंडीशन लगती है जब आप सिंगल ब्रांड के साथ काम करते हो। पहला, इसमें जो भी प्रोडक्ट सेल किए जाएंगे वो एक सिंगल ब्रांड के होंगे। दूसरा, जो भी प्रोडक्ट सेल किए जा रहे हैं वो एक ही रूप में तैयार होकर इंटरनेशनली या अपनी कंट्री में सेल होंगे। तीसरा, सिंगल ब्रांड प्रोडक्ट ट्रेडिंग कवर ओनली दोज प्रोडक्ट दैट आर ब्रांडेड ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग। कि सिंगल ब्रांड प्रोडक्ट में क्या होगा कि मैन्युफैक्चर करते हुए जो नाम उसको प्रोवाइड कर दिया गया है कि आगे उसको डिस्ट्रीब्यूटर चेंज नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर एक ही होता है। कि एफडीआई में जो हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं अबव 49%, आपको क्या करना है, कहता है कि इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रपोजल इन्वॉल्विंग एफडीआई बियॉन्ड 51%, सोर्सिंग ऑफ 30% ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स परचेज्ड विल बी डन फ्रॉम इंडिया, प्रेफरेबल फ्रॉम। कहता है अगर आपने माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस के साथ काम करना है तो आपको कम से कम 30% और 50% बियॉन्ड जो है इंडिया से गुड्स परचेज करनी पड़ेगी। रिटेल ट्रेडिंग बाय मीन्स ऑफ ई कॉमर्स इन एनी फॉर्म इज़ नॉट अलाउड इन केस ऑफ सिंगल ब्रांड रिटेल। एप्लीकेशन जितनी भी एफडीआई अप्रूवल के लिए जाती है वो 49% ऑटोमेटिक होती है और अबव 49% गवर्नमेंट से आपको एक रूट तैयार करना पड़ता है, मतलब एक फ़्रेश अप्रूवल लेनी पड़ती है और 49% की वो लिस्ट तैयार कर दी जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो एप्लीकेशन है आपको प्रॉपर एक डिपार्टमेंट से, इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन डिपार्टमेंट से प्रपोजल यानी कि गवर्नमेंट से अप्रूव करवानी पड़ती है, तब आप एक सिंगल ब्रांड के साथ काम कर सकते हो। अब आता है मल्टी ब्रांड रिटेल क्या होता है। मल्टी ब्रांड रिटेल स्टोर एक ऐसे रिटेल स्टोर होते हैं जिसमें वो जो फॉरेन की इन्वेस्टमेंट है दैट कैन सेल मल्टीपल गुड्स, कि एक ही छत के नीचे वो बहुत सारे गुड्स के साथ डील कर सकते हैं। जैसे मल्टी ब्रांड के एग्जांपल है वॉलमार्ट, कैरीफोर, टेस्को और बिग बाज़ार। ठीक है, बिग बाज़ार हो गया, 610 हो गया। यहाँ पर आपको एक ब्रांड नहीं मल्टीपल ब्रांड जो है अवेलेबल हो जाएंगे। ऑल दीज रिटेल स्टोर ऑफर अ वाइड रेंज ऑफ हाउस होल्ड आइटम्स एज वेल एज द ग्रोसरी आइटम। कि एक ही छत के नीचे आपको बहुत सारे हाउस होल्ड आइटम, ग्रोसरी आइटम अवेलेबल हो जाते हैं। लोकल किराना स्टोर की अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के अंदर आता है। देखो यहाँ पर साइन भी बने हुए हैं वॉलमार्ट, टेस्को और उसके। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि मल्टी ब्रांड रिटेल स्टोर में जो एफडीआई की कैपेसिटी है वो 51% है और पीछे सिंगल ब्रांड में 100% पैसा लगा सकते थे। और यहाँ पर जो रूट है एक ही तैयार होता है कि आपको जो 51% पैसा लगाना है वो भी गवर्नमेंट रूट के हिसाब से, मतलब आपको प्रॉपर तरीके से गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। अब हम बात करते हैं कंडीशन की। कहता है पहली कंडीशन क्या है। पहली कंडीशन ये है, फ्रेश एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इंक्लूडिंग फ्रूट, वेजिटेबल, फ्लावर्स, गेन्स, पल्सेस, पोएट्री, फिशरी, मीट प्रोडक्ट में बी अनब्रांडेड। मिनिमम अमाउंट टू बी ब्रॉट इन एफडीआई 100 मिलियन है। एटलीस्ट 50% टोटल एफडीआई ब्रॉट इन द फर्स्ट ट्रांसे ऑफ यूएस ऑफ ₹100 मिलियन शैल बी इन्वेस्टेड इन बैक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर विद इन 3 ईयर। कि विद इन 3 ईयर, 3 साल तक आपको क्या करना है, 50% कैपेसिटी के साथ काम करना है और 100 मिलियन इन्वेस्टमेंट हो सकती है। और कम से कम 30% आपको इन माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस से परचेज़ करना ही करना है और वो 2 मिलियन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जितनी भी मेट्रो सिटीज़ है अगर वहाँ की पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है
तब तो उसे मेट्रो सिटीज़ में काउंट किया जाएगा, अदरवाइज़ नहीं। और वहीं पर ये मल्टी ब्रांड रिटेल स्टोर जो है ओपन हो सकते हैं। गवर्नमेंट विल हैव द फर्स्ट राइट टू प्रोक्यूरमेंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। गवर्नमेंट को ये राइट है कि वो अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में पैसा लगा सकते हैं। जितने भी स्टेट गवर्नमेंट है, यूनियन टेरिटरी है, वो अपनी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए अपने हिसाब से वो डिसीज़न ले सकते हैं। रिटेल ट्रेडिंग इन एनी फॉर्म बाय मीन्स ऑफ ई कॉमर्स वुड नॉट बी परमिसेबल। और जितनी भी एप्लीकेशन है वो फिर वहीं से FIB और गवर्नमेंट से अप्रूव करवाने की ज़रूरत पड़ती है। अब आता है बेनिफिट्स ऑफ FDI इन इंडिया। पहला बेनिफिट है कि जितनी भी इकॉनमी है उन पर बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। FDI एक हेल्दी कंपटीशन प्रोवाइड करता है और इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, एक इकॉनमी को बेनिफिट्स होता है और कैपिटल फॉर्मेशन इंक्रीज़ होती है। FDI की वजह से जो सप्लाई चेन है उसमें इम्प्रूवमेंट हुई है। फिर कहता है कि जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन का जो लेवल है, मतलब एक अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट एक चीपर प्राइस में अगर आपको मिल रहे हैं तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है FDI के होने का। और ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इसकी वजह से प्रोवाइड हो रही है। न्यू टेक्नोलॉजी, स्किल्स, मैनेजमेंट पावर यहाँ पर आ रही है। कहता है कि इट इज़ बिकॉज ऑफ FDI दैट द फार्मर हैज़ बेनिफिटेड अ लॉट। India did not have a good cold chain infrastructure. The farmer could not store their fruits and vegetables particularly for a long time. Now there has been, पहले किसान क्या होते थे कि उनके पास फ्रूट्स और वेजिटेबल जो है लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर करने के लिए ऐसा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, बट FDI होने की वजह से एक कोल्ड स्टोरेज उनको प्रोवाइड हुआ है। फार्मर्स को सबसे ज़्यादा इसमें बेनिफिट्स हुआ है। अब कहते हैं कि क्या क्या थ्रेड्स हैं। द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन रिटेल इज़ ओनली पॉसिबल इन दी ऑर्गेनाइज सेक्टर। कहता है FDI का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये रहा है कि सिर्फ ये ऑर्गेनाइज सेक्टर्स के लिए ही पॉसिबल है। व्हेन बिग कंपनी कम इन दिस सेक्टर, जब बड़ी कंपनी इस सेक्टर में आती है, इट इज़ मोर लाइकली डैट दे डोमिनेट द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो वो क्या करती है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स को डोमिनेट करना शुरू कर देती है। FDI से कई बार अनएम्प्लॉयमेंट भी आती है। इसका कारण ये है मॉडर्नाइजेशन, क्योंकि जब ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं तो उनको वहाँ पर काम मिलने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी अराइज़ होती है। तो पढ़े लिखे लोग ही लग पाएंगे तो बाकी वो कहाँ जाएंगे। होस्ट कंट्री लॉसेज इट्स सेल्फ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ। तो इससे होस्ट कंट्री को बेनिफिट्स हो रहा है, दूसरी वो अपनी स्ट्रेंथ को खो रहे हैं क्योंकि वो एक डिपेंडेंट हो जाते हैं फॉरेन कंट्रीज़ के ऊपर। सम टाइम FDI इज़ एसोसिएटेड विद द डिस्टॉर्शन ऑफ कल्चर ऑफ होस्ट कंट्री। होस्ट कंट्री का कल्चर भी ख़त्म हो रहा है और जैसी बड़ी बड़ी कंपनी हमारी कंट्री में एंटर करती है तो वो अपनी उनकी प्रॉपर्टी को बाय करना शुरू कर दिया है। FDI एसोसिएटेड विद इनडायरेक्टली इंक्रीजिंग द रियल इस्टेट कॉस्ट ऑफ द कंट्री। फिर इसके करंट आउटलुक की बात की हुई है, ये इसमें थोड़ा सा डाटा दिया हुआ है, ये आप पढ़ लेना। वैसे इसमें ये सबसे ज़्यादा यही इम्पॉर्टेंट था कि FDI क्या है और कौन सा रूट इसके लिए तैयार होता है, FDI के सिंगल ब्रांड मल्टी ब्रांड के साथ क्या काम करता है, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताइए। आज आपका ये 11th चैप्टर कंप्लीट होता है।